हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री और आज हम एवोल्यूशन भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के हम लास्ट पार्ट पे है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसकी क्या कनेक्शन है और हम ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन को यूज करके कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके की मॉडिफिकेशन हुई है, किस तरीके के चेंजेस आए हैं, उसके बेसिस पर हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट पोर्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस एवोल्यूशन को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर पे हम उसी ट्रेसिंग को कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब जिस किसी ने भी मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है, जस्ट गो बैक टू दैट लेक्चर, पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि ये एवोल्यूशन की एक कंटिन्यूएशन हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम उसी ट्रेसिंग के सेकंड पॉइंट को देखेंगे, दैट इज आवर फॉसिल्स। कि फॉसिल्स क्या होता है, किस तरीके की इसकी फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद एवोल्यूशन बाय स्टेजेस की एवोल्यूशन जो है उसकी हम थोड़ी सी इन डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से आखिर ये चीज स्टेज बाय स्टेज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, क्या एवोल्यूशन हमेशा हर ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी होती है, क्या एवोल्यूशन जो नई स्पीसीज बनती है, पुरानी स्पीसीज क्या हमेशा खत्म हो जाते हैं, उस चीज पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे ऑब्वियसली ह्यूमन की एवोल्यूशन कैसे हुई, ठीक है। एंड उसके बाद हम कुछ की एरियाज डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे चैप्टर से हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से कौन कौन से एरियाज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं with our first lecture, that is tracing evolutionary relationship। अब जब भी हम evolutionary relationship को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम ऑब्वियस सी बात है कि मॉर्फोलॉजी की हो सकता है हम हर ऑर्गेनिज्म में स्टडी ना कर पाए। कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनकी हड्डियां हो गई, जिनकी दांत वगैरह हो गया, पार्ट पार्ट पे हमें चीजें मिलती है। तो इन सच केसेस भी हम एवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल का मतलब है जो भी अंदर की स्ट्रक्चर होगी उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन सम सिमिलरिटी सम डिससिमिलरिटी जो मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऑर्गन्स या कुछ पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि होमोलॉगस, क्या था होमोलॉगस ऑर्गन्स, जल्दी जल्दी बताइए। यस, सो होमोलॉगस ऑर्गन्स हमारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसके स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शंस अलग अलग, लाइक लिम्स इन डिफरेंट एनिमल्स। स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। सिमिलरली एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, क्या है एनालॉगस स्ट्रक्चर? इट इज, क्या था जल्दी बताइए? इट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शंस। सेम फंक्शन क्यों है? जैसे कि आप देख सकते हो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ अ मस्क्यूटो, देन अगेन विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड। ये क्या है? सारे अलग अलग है। एक अगर इंसेक्ट है, दूसरा हमारे एब्स है एंड तीसरा हमारे हैं मैमल्स। तो ये उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है बट फंक्शन सेम है, दैट इज दे यूज इट फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए वो यूज करते हैं। तो उसी के सेकंड पार्ट, उसी ट्रेसिंग का सेकंड पार्ट है फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या है? नाउ व्हाट इज फॉसिल्स और व्हाट आर एग्जैक्टली फॉसिल्स? तो फॉसिल्स आर दैट रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डायनासोर्स, आप लोगों में से सारे बच्चे ने, इनफैक्ट मैक्सिमम ने तो जुरासिक पार्क देखी होगी, और इनफैक्ट अगर वो 90s के बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो तो देख ही चुके होंगे। और आप लोगों में से किसी को भी अगर साइंस फिक्शन मूवी में इंटरेस्ट है, आपको जूलॉजिकल मूवीज अच्छी लगती होगी, तो आपने भी जुरासिक पार्क डेफिनेटली देखी होगी। तो जुरासिक क्या है? एक टाइम पीरियड है हमारे जियोलॉजिकल स्केल में, एक टाइम पीरियड है जिसमें क्या हुआ था, डायनासोर्स बहुत अबंडेंट थे, वो रेप्टाइल से बहुत अबंडेंट थे। बट
अचानक से कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारे थ्योरीज है, जो भी हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे। कुछ हुआ कि सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। तो अब वो डायनासोर्स कहाँ गए? वो मिट्टी में दब गए, उन पे दबाव पड़ता रहा मिट्टी का, एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या है? दे आर द दैट रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिर्फ डायनासोर्स ही क्यों, छोटे से कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े प्लांट, एनिमल्स, एवरीथिंग जो मर जाते हैं, दे गेट डिपॉजिटेड इन द सॉइल। ऊपर से सॉइल की लेयर बनती जाती है, वो कंप्रेस्ड होते जाते हैं, एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू फॉसिल्स। अब ये देखिए, फॉसिल्स ये चीज है कि कुछ तो हमारे पेट्रोल बन जाते हैं, कुछ हमारे कोल की भी प्रोडक्शन में काम आ जाता है, बट कुछ पार्ट हमारे प्रिजर्व्ड रहते हैं। क्योंकि फॉसिल्स में भी देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जो पेट्रोलियम बन गया वो फॉसिल्स है। क्यों? दे आर फॉसिल फ्यूल्स बट दे आर नॉट फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर खत्म हो चुकी है, अब वो ऑयल में कन्वर्ट हो गए हैं। सिमिलरली जो हमारे कोल हो गया, तो कोल में भी कोई उसकी स्ट्रक्चर नहीं बची, तो वो हमारे स्टडी के लिए नहीं काम आएगी। स्टडी के लिए हमारे कौन से पार्ट काम आएंगे? जो प्रिजर्व्ड है। जैसे कि मिट्टी में हमारे कोई प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, कोई आइस में प्रिजर्व्ड हो जाता है, दांत हो गई, कोई हड्डी हो गई, किसी की इनफैक्ट कोई एक्सक्रीटा हो गया, कोई बाल हो गया, एवरीथिंग दैट इज प्रिजर्व्ड आर फॉसिल्स। और इन्हीं फॉसिल्स की हम स्टडी कर सकते हैं एवोल्यूशन को ट्रेस करने की। आज अगर हम डायनासोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि ठीक है, एक ऐसा पीरियड था जहां ऐसे जायंट रेप्टाइल्स थे। कैसे? क्योंकि हमें उनकी फॉसिल्स मिली है, उनकी रिमेन्स मिली है, हड्डियां मिले हैं, जिससे हमने एक स्ट्रक्चर डेवलप की और हमें पता चला कि ओके, जुरासिक पीरियड में इस तरीके के जीव होते थे जिनकी स्ट्रक्चर ऐसे बड़े बड़े थे। तो हमें ये स्टडी से पता चला। अब अगर हम बात करें कि फॉसिल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो देखिए, सबसे पहले दिस इज द एग्जांपल गिवन इन योर एनसीईआरटी कि कैसे लेयर बाय लेयर फॉसिल्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला पार्ट है ये, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो बहुत ही कम फॉसिल्स है, यहां पे बस कुछ शेल्स की डिपोजिशन हुई है। ओके, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें ये जो शेल्स है वो दबते गए। अब यहाँ डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट थी। अब ये ऑर्गेनिजम्स भी एंड होंगे, इनकी भी एंड आएगी। तो डायनासोर्स मर गए, खत्म हो गए सेकेंड वाले में। तो अब यहाँ क्या हुआ, दे आर ऑल्सो गेट डिपॉजिटेड। दैट मीन्स डायनासोर्स की भी डिपोजिशन यहाँ सॉइल में हो गई। ठीक है, पहले शी शेल्स थे, फिर हमारे थोड़ी सी ओशन फ्लोर में चेंज आई, डायनासोर्स भी मर गए, वो भी डिपॉजिटेड हो गए। अब उसी पे आप देखिए फोर्थ फेज आया कि कोई हॉर्स लाइक क्रिएचर की डेवलपमेंट हुई। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई जिंदा है, कोई लिविंग है, तो वो मरेगा भी जरूर। तो ये जो हमारे हॉर्स लाइक क्रिएचर्स है, दे विल ऑल्सो गेट डिपॉजिटेड। हॉर्स ही मान लेते हैं इसे, तो इनकी भी अल्टीमेटली मरने के बाद सॉइल में ही डिपोजिशन हुई। एंड फोर्थ में क्या हुआ, अगेन हो सकता है कि इसके ऊपर दूसरे प्लांट वगैरह ग्रो करेंगे। अब ये जो प्लांट है, हो सकता है किसी और टाइम पीरियड में वो भी मर के डिपॉजिट हो जाए, उनके ऊपर भी सॉइल आता जाए। तो यहाँ इस डायग्राम में ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक पीरियड में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो मर जाते हैं, तो उनकी जो रिमेनिंग्स है उसके ऊपर दूसरी लेयर ऑफ सॉइल आ जाती है। अब इस लेयर ऑफ सॉइल में दूसरे जीव होंगे, उनकी भी डेथ होगी, तो दे विल ऑल्सो गेट डिपोजिटेड देयर, एंड अगेन देयर विल बी अनदर लेयर ऑफ सॉइल। तो ऐसे ही हमारे लेयर बाय लेयर हमारे फॉसिल्स बनते जाते हैं, फॉसिल्स प्रिजर्व्ड होते जाते हैं। ठीक है, एंड ये जो लेयर बाय लेयर सॉइल की डिपोजिशन होती है, इस सॉइल का एक नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉइल? इट इज सेडिमेंटरी सॉइल। ठीक है, लेयर बाय लेयर इसकी सेडिमेंट्स बनते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है फॉसिल्स आर अबंडेंटली फाउंड इन सेडिमेंटरी सॉइल देन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस
रॉक कह लो, सॉइल कह लो, क्योंकि रॉक से ही सॉइल की फॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली ये माना जाता है कि सेडिमेंटरी सॉइल हो गया या सेडिमेंटरी हमारी जो बेड्स होते हैं उनमें हमारी फॉसिल्स अबंडेंट होती है, क्योंकि उनकी भी डिपोजिशन लेयर बाय लेयर होती है। सो अब आते हैं towards a very important question, how do we know how old the fossils are? अब हमने ये तो देख लिया कि लेयर बाय लेयर फॉसिल्स की डिपोजिशन हो गई, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉसिल्स कितना पुराना है? कैसे पता चला? अब हो सकता है डायनासोर कल का हो सकता है 10 साल पहले का हो। हमें कैसे पता कि वो जुरासिक पीरियड में ही था और ट्रायसिक या किसी दूसरे पीरियड में नहीं था? तो इसकी स्टडी के लिए 2 मेथड यूज की जाती है। नंबर 1 इज रिलेटिव एस्टिमेशन एंड सेकेंड वन इज डेटिंग। बेसिकली यहाँ मैंने कार्बन डेटिंग दी है क्योंकि कार्बन इज यूजुअली यूज्ड, बट इसके अलावा हमारे दूसरे भी आइसोटॉप्स यूज कर सकते हैं, दूसरे भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो डेटिंग करते हैं। डेटिंग का मतलब वैलेंटाइन वाला डेटिंग नहीं, डेटिंग का मतलब है कि उसकी एस्टिमेशंस लगाते हैं, रेशियोज देखते हैं कि कौन से एलिमेंट किस क्वांटिटी में कहाँ प्रेजेंट है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट एक कंपैरिजन निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है आखिर इन अ रिलेटिव एस्टिमेशन। तो यहां आप देख सकते हो व्हाट आर दे एग्जैक्टली डूइंग। सो दे आर डिगिंग दी अर्थ, ठीक है। सो यहां पे क्या होता है रिलेटिव एस्टिमेशन में, सिंपली क्या होता है, इट इंक्लूड्स डिगिंग द सॉइल लेयर बाय लेयर। तो इनका काम है कि ये सॉइल को लेयर बाय लेयर दिक करते हैं, निकालते हैं, प्लस उसी लेयर में जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, वो सबसे न्यूली फॉर्म्ड होगी। जैसे आप नॉर्मली आप सोच लो, आपके पास एक जार है, जार में आपने सबसे पहले येलो वाली बॉल डाली, फिर आपने रेड वाली बॉल डाली, फिर आपने मान लो ब्लू वाली बॉल डाली। तो तीनों बॉल आपने डाल दिया, सबसे पहले डाला था येलो वाला, देन रेड वाली, देन ब्लू वाली। लेकिन जब आप निकालोगे तो क्या आप डायरेक्टली येलो वाला निकाल पाओगे? नो, ऑब्वियसली जब आप निकालोगे यू विल पुट दिस, ठीक है, यू विल रिमूव दिस बॉल, ब्लू बॉल फर्स्ट। दैट मीन्स जो आपने रिसेंटली डाला था उसी को आपने सबसे पहले निकाला। तो फॉसिल्स के कंटेक्स्ट में, रिलेटिव एस्टिमेशन के कंटेक्स्ट में भी वही चीज है, जो सबसे पुराना फॉसिल्स होगा वो सबसे नीचे होगी। दैट मीन्स हम जितना डीप चलते जाएंगे सॉइल में, हमें उतनी ही पुरानी फॉसिल्स मिलती जाएगी, और जो भी हमें ऊपर ऊपर से फॉसिल्स मिलेंगे वो हमारे सबसे रिसेंट फॉसिल्स होंगे। तो दिस इज द रिलेटिव एस्टिमेशन, जिसपे हम सिंपली उसकी लेयर को देखकर ही एस्टिमेट लगाते हैं कि ये नया है, हो सकता है इसकी इतनी डेटिंग होगी, उसकी 10 साल होंगे, 20 साल होंगे, 100 साल होंगे, और ये सबसे पुराना है, हो सकता है ये 1000 साल होंगे। तो ये बस एक एस्टिमेशन है। सेकेंड थिंग इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज दी डेटिंग, फॉसिल डेटिंग इसको हम कह सकते हैं। तो यहां क्या करते हैं, रेशियोज देखते हैं ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप, किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनके रेशियोज देखते हैं, उनके हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंडिंग करके कि ये इसकी जो डिग्रेडेशन होनी चाहिए थी उसके हिसाब से कितनी वो प्रेजेंट है। तो उन सब की स्टडी करके प्रॉपर लेबोरेटरी में उसकी एक अप्रॉक्सीमेट डेट निकाली जाती है, उसी को हम कहते हैं फॉसिल डेटिंग। कार्बन की हो सकती है, यूरेनियम की हो सकती है, थोरियम की हो सकती है, किसी भी एलिमेंट की हो सकती है। तो आइसोटोप को यूज करते हैं डेट निकालने के लिए, एंड कॉमनली साइंटिस्ट हमेशा कार्बन को यूज करते हैं, तो इसीलिए हमेशा फॉसिल डेटिंग को यूज किया जाता है एज अ कार्बन डेटिंग एज वेल। ओके, सो अब आते हैं थोड़ी सी एक दूसरी टॉपिक पे, दैट इज एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब हमने ये तो देख लिया कि एवोल्यूशन को हम किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिंदा है उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं कि ये होमोलोगस है, दैट मीन्स इसकी कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, जैसे कि हम और चिंपैंजीज। तो इट इज अज्यूम्ड कि हमारे स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, सेम है, देन वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर।
कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो एनालॉगस होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो की विंग्स अभी मैंने बताया था, और हो गया हमारे बैट के विंग्स। तो यहाँ क्या है, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर अलग है तो एंसेस्टर्स भी अलग है, तो उनकी एवोल्यूशन भी अलग तरीके से ही हुई होगी। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से फॉसिल्स की स्टडी से भी हम एवोल्यूशन को ट्रेस कर सकते हैं कि इस तरीके से उनमें एवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक चीज किसी एक के लिए मॉडिफाई हुई थी बट बाद में उसकी फंक्शन चेंज हो गई। कहने का मतलब ये है, आप सोचो आपने मैगी बनाया था क्योंकि आपको मैगी अच्छा लगता है, बट आज मैगी इतनी टेस्टी हो गई कि आपके साथ साथ मम्मी ने, पापा ने, सबने मैगी खा ली जबकि उनको अच्छा लगता ही नहीं था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चीज किसी एक पर्सन के लिए मॉडिफाई हुई हो, किसी एक पॉपुलेशन के लिए मॉडिफाई हुई हो, बट लेटर इट बिकेम एडवांटेजियस, जिसकी वजह से वो दूसरे ग्रुप्स में भी फैल गई हो? सो द आंसर विल बी यस, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, यस। और इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? इट इज दी विंग्स इन बर्ड्स। कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले हमारे कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं, इतने बड़े बड़े बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रिच है, फिर हमारे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो फ्लाइट में नहीं यूज कर सकते अपने विंग्स को, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट देयर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जो फैदर्स है, उनकी जो ये विंग्स है, दे प्रोवाइड वार्म टू देयर बॉडी, बॉडी को वो गर्म रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो फैदर्स, जिसको उड़ना था, वो उसकी बाद की मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले ये माना जाता है कि फैदर्स जो है बर्ड्स के बॉडी को गर्म रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए फैदर्स जो उड़ सकते हैं उनमें भी होते हैं, जो नहीं उड़ सकते उनमें भी होते हैं। बट लेटर इट गेट मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट्स। बर्ड्स के अंदर ही हमारी मॉडिफिकेशन हुई, बॉडी को गर्म के साथ साथ अब वो फ्लाइट में उड़ने के लिए भी यूज होने लगा। दैट मीन्स ये एक एडवांटेजियस चेंज था जिसकी वजह से अब ये उड़ने लगे। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं विंग्स ऑफ बर्ड, जिसकी मॉडिफिकेशन किस लिए हुई थी? बॉडी को गर्म रखने के लिए, बट लेटर इट गेट आल्सो मॉडिफाइड फॉर अदर फंक्शंस लाइक फ्लाइट। सो अभी मैंने बताया आलियर इट वॉज मॉडिफाइड फॉर, किसके लिए मॉडिफाइड हुआ था? इट वॉज मॉडिफाइड फॉर कीपिंग बॉडी वार्म। और बाद में क्या हुआ? बट लेटर ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर फ्लाइट। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। सो अब आते हैं यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज अबाउट ब्रीडिंग ऑफ कैवेज फैमिली। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैवेज फैमिली की साइंटिफिक नेम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो ये भी आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दी गई है। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जिसपे हमने किया, ठीक है। अब कैबेज जो था एक वाइल्ड प्लांट था, कोई भी प्लांट, सिर्फ कैबेज ही क्यों, आप मान लो एक वाइल्ड प्लांट थी, नेचर पे इजीली ग्रो कर रही थी। हमें किसी ने भी गलती से एक दिन इसकी पत्तियों को खा लिया, उसे अच्छा लगा तो उसने इसको कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। हम सबको पता है जो हमारे नियोलिथिक पीरियड है, अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी सी याद होगी, नियोलिथिक पीरियड में थोड़ी बहुत लोग कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो कैबेज जो है, हो सकता है उसी टाइम हो सकता है उसके बाद भी हो, लोगों ने उनकी ब्रीडिंग शुरू की, उनको कल्टीवेट करना शुरू किया। सिमिलरली किसी को ब्रोकोली अच्छा लगा होगा तो उसने ब्रोकोली की कल्टीवेशन कर दी, किसी को हो सकता है रेड कैबेज जो है वो अच्छा लगा होगा, किसी को फूल गोभी पसंद आई होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन जिसको जो पसंद आया, दे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग द एंटायर फैमिली, ठीक है। किसी ने ब्रोकोली, किसी ने सिर्फ ये पत्ता गोभी, किसी ने फूल गोभी, अलग अलग गोभी जिसके जो मतलब नीड्स थे, जिसके जो
टेस्ट था उसके हिसाब से उन्होंने कल्टीवेशन शुरू की। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कल्टीवेशन आज क्या है, गोभी के अलग अलग वेराइटीज हमारे सामने हैं। वी कैन ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ देम। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जहां हमने आर्टिफिशियली ब्रीड किया, जहां ह्यूमन ने आर्टिफिशियली ब्रीड किया। बट अगेन अगर हम देखें, ये जो ब्रीडिंग है नेचर में प्रेजेंट था, बट उसको हमने और ज्यादा क्या किया, इट्स लाइक अ पॉलिशिंग, हमने उसको कल्टिवेट करके और ज्यादा उसे पॉलिश्ड कर दिया। एंड नाउ देयर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमेशा एवोल्यूशन प्रोग्रेसिव होती है? इस एवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोग्रेस? सो द आंसर इज, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज डेफिनेटली नो. Evolution cannot be always equated with progress. Evolution cannot be, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता? देखिए, एवोल्यूशन तभी प्रोग्रेसिव होगी जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एडवांटेशियस होगी। अगर वो एडवांटेशियस नहीं होगी तो वो चीज वहीं पे खत्म हो जाएगी, वो मॉडिफिकेशन उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके पॉपुलेशन के लिए कोई काम का नहीं होगा। प्लस एवोल्यूशन हमेशा ये नहीं बताता है कि जब भी नई ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी तो पुराने जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको खत्म होना ही होना है, ऐसा नहीं होता। एवोल्यूशन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन वही रह जाता है, उससे नए पॉपुलेशन की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद दोनों कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हम चिंपैंजी से एवॉल्व हुए हैं, नहीं। रिगार्डिंग देम एंड रिगार्डिंग अस, अगर हम दोनों चीजों को देखें, चिंपैंजी की देखें, हम ह्यूमंस को देखें, तो डेफिनेटली वी हैव सिमिलरिटी। बट उससे क्या पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे। बट अगेन, ना ही हम चिंपैंजी के साथ कंपैटिबल है, ना ही अब हम उस एंसेस्टर्स के साथ हो सकता है हमारी कंपैटिबिलिटी ना हो। बट डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे हमारे चीजें हैं जिसकी वजह से हाँ, ये तो ठीक है कि हम ऐसे एंसेस्टर्स से डेवलप हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिंपैंजी से डेवलप हुए हैं। सिमिलरिटीज है, एक ही ब्रांच है, उससे ह्यूमंस भी निकले हैं, उससे हमारे दूसरे एप्स भी निकले हैं। तो हमेशा एवोल्यूशन प्रोग्रेस नहीं होता। कुछ एवोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो डेट्रीमेंटल होता है, जो लीथल होता है, जिसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो जब भी प्रोग्रेसिव होगी तभी आगे बढ़ेगी जब वो एडवांटेशियस है, जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ तरीके से बेनिफिट कर रही है। बेनिफिट नहीं कर रही है तो क्या फायदा? डार्विन का लॉ याद करो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर बेनिफिट नहीं है तो मीन्स वो फिट नहीं है, फिट नहीं है तो वो रेस से आउट, ठीक है। सो एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता। ओके, सो नाउ कम टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। अब हमने इतना एवोल्यूशन किया तो हम थोड़ी सी ह्यूमन की एवोल्यूशन भी देख लेते हैं। अगेन, सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी अभी मैंने बताया कि वी डेवलप्ड और वी एवॉल्व फ्रॉम अ एप लाइक एंसेस्टर्स। इसके वजह से हमें एप्स के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है। बट अगेन, वी आर डिफरेंट स्पीसीज, सिमिलरिटीज है बट हम कंपैटिबल नहीं है। ये माना जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे, वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो आज अगर हम कह दें कि अरे हम इंडिया से है, हम अफ्रीका से नहीं है, कोई कह दे नहीं आई एम फ्रॉम यूएस, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन लाइक जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर फ्रॉम अफ्रीका, मतलब हम सब जंगलों से ही थे। उसके बाद वो अलग अलग ग्रुप में, अकेले चाहे अपने ग्रुप में चाहे, दे स्टार्ट डाइवर्टिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे वो जाने लगे, अलग अलग एनवायरनमेंट में वो रहने लगे, एंड उसी के डिपेंडिंग वो अलग अलग, हम कह सकते हैं, तरीके से डेवलप हुए, ठीक है। तो उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आई। अगेन अगर हम देखें, सिर्फ ह्यूमन में ही अगर हम देखें, देयर आर डिफरेंट रेसेस।
कुछ इंडिया में, आप पूरे वर्ल्ड में भूल जाओ, इंडिया में डिफरेंट रेसेस होते हैं। इंडो आर्यंस लंबे होते हैं, दे आर फेयर कंप्लेक्शंस। देन हमारे होते हैं मोंगोलॉइड्स, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे उनकी आईज होती है। सो इंडिया में ही कितने रेसेस है। ये रेस क्या है तो वो कॉमन स्पीसीज, बट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग वो तरीके से डेवलप हुए। स्पीसीज अब भी सेम है, ह्यूमंस अब भी होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस फैक्टर उनकी थोड़ी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि जो इंडो आर्यन है उसकी एक आंखें है, मंगोलॉइड के 2 आंखें हैं, नहीं, दे हैव अ सेम फीचर्स, बट थोड़ी सी उसमें ऊंच नीच हो गई है। कोई बहुत ज्यादा सफेद है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में देखोगे आप, दे आर फेयर कंप्लेक्शंस, जो हमारे इंडो आर्यंस होते हैं। वही आप द्रविडियंस देख लो साउथ इंडिया में, दे आर डार्क कंप्लेक्शंस। तो ये क्या है, ये कुछ हमारे एनवायरमेंट के साथ चेंजेस है, कुछ हमारे खाने के स्टाइल में, रहने के स्टाइल में कुछ एडेप्टेशंस है, बट ओवरऑल ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ और सिर्फ होमो सैपियंस सैपियंस है, ठीक है। सो यस, सो फर्स्ट ह्यूमंस जो है और ह्यूमन लाइक क्रीचर्स जो है, दे वर डेवलप इन अफ्रीका। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इन डिटेल यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है कि कैसे कैसे हमारे डिफरेंट एंसेस्टर्स थे। तो सबसे पहले जो थे उनकी फॉसिल्स को, बेसिकली उनको तो कभी कोई मिला नहीं होगा, बट देयर फॉसिल्स वर नेम्ड एज ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। ये कुछ हमारे 15 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे। एंड अगेन ये बहुत ही हेरी थे और पूरी डिक्टो वो थोड़े एप लाइक थे। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा वो हेरी थे। उसके बाद जो फॉसिल्स मिला, इट इज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड इट वाज अज्यूम्ड कि वो 2 मिलियन ईयर्स पहले रहा करते थे। कहाँ? इन ईस्ट अफ्रीका। और ये थोड़े अपराइट थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दे आर स्लाइटली बैंड, ये पूरे अपराइट नहीं है, बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर अपराइट। और इट इज अज्यूम्ड कि वो फ्रूट्स के ऊपर फीड करते थे, दे आर फ्रूट ईटर्स। उसके बाद आप देख सकते हो द नेक्स्ट इज दी होमो हैबिलिस। होमो से अगेन फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर, दैट मीन्स अब इसमें ह्यूमन वाली बात धीरे धीरे आने लगी। एप लाइक एंसेस्टर से अब इसमें थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंस है। होमो हैबिलिस को फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर्स भी कहा जाता है एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ होमो हैबिलिस। देख सकते हैं ऐप से बहुत हद तक चेंजेस इनमें आ चुकी थी। एंड नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस एंड अगेन ये जो है दिस इज द डायग्राम ऑफ होमो इरेक्टस। अब वो और भी ज्यादा ह्यूमन लाइक बनते जा रहे थे। नाउ दे स्टार्टेड फीडिंग ऑन मीट ऑल्सो। पहले अगर हम देखें दे वेर फ्रूट ईटर्स, दे वेर लाइक लीफ ईटर्स, बट नाउ दे आर बिकमिंग नॉन वेजिटेरियन, दैट मीन्स दे स्टार्टेड ईटिंग मीट ऑल्सो। उसके बाद दिस इज द डायग्राम ऑफ निंडरथैल्स, ठीक है। और ये जो हमारे निंडरथैल्स थे, they were present somewhere around 1 lakh to 40,000 years ago। ये भी हमारे ईस्ट एशिया में पाए जाते थे। एंड उसके अलावा अगर एक खासियत देखें निंडरथैल्स की, दे स्टार्टेड बर्निंग देयर डेथ। जैसे कि हम आजकल क्या करते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हम डेड बॉडीज को जला देते हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बरीड कर देते हैं। सो दिस निंडरथैल्स दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स। वो अपने जो भी डेड बॉडीज होते थे, अपने रिलेटिव्स होते थे, उनको वो बरीड कर देते थे। एंड लास्ट इज दी होमो सैपियंस व्हिच अरोज बेसिकली फ्रॉम 75,000 to 10,000 years ago। एंड ये हमारे कंप्लीट मॉडर्न ह्यूमन जैसे थे, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर्स ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी। इनफैक्ट उनकी स्ट्रक्चर हमारे जैसे ही थी और उनके डाइट दोनों थे, नॉन वेज भी थे, वेज भी थे। एंड धीरे धीरे होमो सैपियंस डेवलप इनटू टुडेज ह्यूमन, दैट इज होमो सैपियन सैपियंस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे एक ऐप लाइक एंसेस्टर से किस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। मेन डेवलपमेंट अगर आप देखोगे बॉडी हेयर्स में, बहुत ज्यादा हेयर्स से धीरे धीरे हेयर्स जो है वो कमती गई। फिर हमारी अपेंडिक्स इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी, बट वो हमारे एंसेस्टर्स में काम करते थे क्योंकि वो फ्रूट ईटर्स थे, पत्ते खाते थे। हम नहीं खाते डायरेक्ट पत्ते, तो हमें सेल्यूलोज की डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, जिसकी वजह से अपेंडिक्स अब हमारे बॉडी में तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। उसके अलावा ब्रेन साइज, अगर हम अपने एंसेस्टर्स से आज के ह्यूमन में देखें तो ब्रेन साइज इंक्रीज होता गया।
हम पूरे सीधे होते गए, पूरे अपराइट होते गए, हमारे डाइट भी चेंज होता गया. सो दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन इन ह्यूमन. सो अब आते हैं इस पूरे चैप्टर की मोस्ट अवेटेड पॉइंट पे, जो बहुत सारे बच्चे मुझ पे कमेंट कर रहे थे कि मैम इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, जल्दी बताइए. अब देखिए बेटा, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी आए हम उसका आंसर लिख पाए. तो की एरियाज अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में अगर हम की एरियाज देखें, देन इट इज दी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंडल एक्सपेरिमेंट. तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्या था, डाई हाइब्रिड क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था. एकदम हमें पूरा याद रखना है मेंडल एक्सपेरिमेंट. टॉलनेस, मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट में टॉलनेस की बात की थी, ठीक है. सो वी हैव टू रिमेंबर बोथ द मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 3-3, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, जहां मेंडल ने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया था. F1 में सारे प्लांट लंबे निकले, बट F2 में प्लांट क्या निकले, 3 लंबे और एक शॉर्ट निकला था, एक ड्वार्फ निकला था. सो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट तो हमें याद रखने ही रखने हैं. उसके अलावा हमें इनके रेशियोज याद रखने हैं. रेशियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या था मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम रेशियो देखें, फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइप का मतलब है जो हमें दिखता है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है. सो फेनोटाइपिक रेशियो वाज क्या था मेंडल की, 3:1, 3 लंबे थे और एक शॉर्ट था. वही जेनोटाइपिक रेशियो, दैट मीन्स जो भी हमारे एलिलीज थे उनकी रेशियो क्या थी, जेनोटाइपिक रेशियो वाज 1:2:1. दैट मीन्स एक पूरा पक्का टी था, दूसरा टी था, सॉरी दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी था एंड तीसरा था स्मॉल टी. सो दिस इज दी मेंडल्स जेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है. रेशियो हमें याद रखनी है. वही डाई हाइब्रिड का भी हमें याद रखनी है रेशियो. सबसे पहले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस था क्या, डाई हाइब्रिड क्या क्रॉस था, जहां पे मेंडल ने दो कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे कि राउंड एंड रिंकल सीड्स, देन येलो एंड क्या था, ऑब्वियसली बात है ग्रीन. दैट मीन्स क्या लिया, कलर भी लिया, शेप भी लिया सीड का. तो 2 कैरेक्टर लिए थे, इसीलिए इसको डाई हाइब्रिड कहा गया है. एंड अगेन इसका भी हमें रेशियो याद रखनी है. एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड, इट इज 9:3:3:1. तो ये रेशियोज हमें याद रखनी है. जेनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का कभी पूछेंगे नहीं, बहुत लंबा है. फेनोटाइपिक रेशियो याद रखो 9:3:3:1. एंड उसके अलावा फिलहाल इस बार के एग्जाम के लिए देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मेंडल की एक्सपेरिमेंट तो करना ही करना है दोनों, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर दिस ईयर इज दी सेक्स डिटर्मिनेशन. कैसे, सबसे पहले व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स. कैसे हम ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, फीमेल में जो है किस तरीके की क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में किस तरीके की क्रोमोसोम्स होते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया इज what is the factor और how exactly sex of a child is determined. किसके वजह से एक child की sex determined होती है. So it is due to the male parent, क्योंकि male parent में होती है X and Y chromosome. तो it is totally depend on them कि किस उसके sperm में कौन सा chromosome आएगा. X आएगा then it will be a daughter, Y आएगा तो it will be a son. सो ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द मेल पेरेंट. तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा अगर हम इस ईयर को छोड़कर ओवरऑल चैप्टर में देखें, देन स्पेशिएशन इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेशिएशन होता क्या है. एंड
कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं ऑफ स्पेशिएशन? तो स्पेशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। किस किस तरीके से हो सकता है? मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक्सीडेंटली हो सकता है, फिर कभी कभार हो सकता है कुछ हमारे एडवांटेजेस, कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस हो, जिसके वजह से ओरिजिनल पॉपुलेशन से सेपरेट होकर एक नई पॉपुलेशन की डेवलपमेंट होती है। ओके, एंड अगेन एक कॉमन डिफरेंस यहां पूछा जाता है, दैट इज ऑफ एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? इनहेरिट का मतलब जो जिसमें हमारे जीन्स इन्वॉल्व हो, जो पुश्तैनी हो, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। एक्वायर्ड का मतलब है जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। मैंने पढ़ाई की, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने बॉडी बिल्डिंग की तो मेरे मसल्स अच्छे बनेंगे। तो दिस आर ऑल एक्वायर्ड ट्रेट्स। एंड लास्ट में एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से भी अगर हम देखें, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द फॉसिल्स, कि फॉसिल्स क्या है, किस तरीके से फॉसिल्स की फॉर्मेशन होती है, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या है एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है। सो अब देखते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे, की एरियाज तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन ये था, स्टेट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट आर इट्स फाइंडिंग्स। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था और उसके फाइंडिंग्स क्या थे? तो सबसे पहले क्या था मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ही क्रॉस्ड 2 pea प्लांट्स, ठीक है। एक में क्या था? एलिलीज थे टॉल, एंड दूसरे में क्या था? एलिलीज थे शॉर्ट। दैट मीन्स ड्वार्फ भी हम कह सकते हैं और शॉर्ट भी कह सकते हैं। अब मेंडल ने क्या किया? उनके बीच क्रॉस करवाया, एंड इन द F1 जनरेशन, जो हमारी फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, उसमें क्या हुआ? सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो लंबे थे, ठीक है। ऑल आर टॉल, बट क्या था? ये चेंज्ड हो गया। इनमें से कैपिटल टी आया और इनमें से आई स्मॉल टी, जिसके वजह से कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल तो हुए, बट कैपिटल टी स्मॉल टी उनकी एलिली कॉम्बिनेशन बन गई, बट स्टिल दे आर ऑल टॉल। अब मेंडल के दिमाग में आया कि हमें और कुछ करना है आगे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे और भी कुछ करना है। तो दोबारा से उन्होंने F1 जनरेशन के जो हमारे प्लांट्स थे उनको दोबारा से आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है। टॉल तो ये भी था, टॉल ये भी था, तो इनमें दोबारा से आपस में क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या हुआ। ओके, जस्ट वेट। तो सबसे पहले कुछ प्लांट हमारे टॉल बने, जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल टी मिलकर ये टॉल बन गया। फिर अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी बनकर ये भी हमारे टॉल ही बने। दोबारा से ये कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ भी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे टॉल थे। ऑल ऑफ देम आर टॉल प्लांट्स। बट लास्ट में क्या हुआ? एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनी जिसमें से निकला हमारा हीरो, दैट इज आवर ड्वार्फ प्लांट। दैट मीन्स तीनों के तीनों लंबे थे, बट एक ऐसा प्लांट था जिसमें ओरिजिनल कंपोजिशन, पेरेंट की ओरिजिनल कंपोजिशन दोबारा से एक्सप्रेस हुई, एंड दैट इज दी ड्वार्फनेस। ये प्लांट शॉर्ट हो गया। तो इससे मेंडल ने दिमाग में आया कि कुछ तो है एंड जिसके ऊपर डिपेंडेंट, उसके ही ऊपर डिपेंडेंट होकर मेंडल ने एक लॉ प्रपोज की, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फाइंडिंग्स क्या होगा? इट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल की यही फाइंडिंग है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जब भी एलिलीज जो होते हैं वो हमेशा एक तो पेयर्स में होते हैं, और उसी पेयर में कुछ एलिलीज हमारे डोमिनेंट होते हैं, कुछ रेसेसिव होते हैं। एंड व्हेनेवर डोमिनेंट आर प्रेजेंट अलोंग विद द रेसेसिव, हमेशा डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा और रेसेसिव पीछे छुप जाएगा। देखिए छुपा हुआ है लेकिन गायब नहीं हुआ, और इसी के वजह से F2 जनरेशन में रेसेसिव दोबारा से एक्सप्रेस हुआ इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट प्लांट। उसके अलावा इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। दैट मीन्स एलिलीज जो है वो हमेशा चिपके नहीं रहते हैं, उनकी जुदाई भी होती है। दे ऑल्सो गेट सेपरेटेड, दे ऑल्सो गेट सिग्रीगेट। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जो है इसका भी पता हमें
यही से चलता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेंडल्स की मोनोहाइब्रिड क्रॉस थी कि टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस में वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, लंबे हो गए सारे प्लांट, सेटिस्फाइड नहीं हुए, दोबारा से उनके बीच सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया एंड आफ्टर दैट ही फाउंड दैट कि उनको एक रेशियो मिला, 3 प्लांट लंबे थे, 1 प्लांट छोटा था। तो इसी से हम रेशियोज भी निकाल सकते हैं, देख सकते हो आप। फेनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा इसका, इट विल बी 3:1। जेनोटाइपिक रेशियो भी लिख सकते हैं इससे हम 1:2:1। तो दोनों रेशियोज इसी एक्सपेरिमेंट से आएगा। ये एक्सपेरिमेंट याद रहेगा दोनों के केस में, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के केस में। तो एक्सपेरिमेंट अगर हमें याद रहेगा तो हम कोई भी रेशियोज, कुछ भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज वेरिएशन, हाउ वेरिएशन इज क्रिएटेड इन योर पॉपुलेशन। एंड सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसा क्यों नहीं होता कि 46 क्रोमोसोम मम्मी से आए, 46 क्रोमोसोम पापा से आए और मेरे बॉडी के अंदर 92 क्रोमोसोम्स हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता, हमेशा 46 ही क्यों मेंटेन्ड होता है। ये है सेकंड पार्ट। उससे पहले हमें सॉल्व करना है कि वेरिएशन क्या है। सो वेरिएशन क्या है, इट इज अ चेंज, वेरिएशन इज बेसिकली अ चेंज and how variation is created in a population. So what is variation? Variation is a change or modification in a population. ठीक है, अब ये किस तरीके से आएगी, किस तरीके से एक पॉपुलेशन की डेवलपमेंट करेगी। सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते रहते हैं, हर टाइम डीएनए कॉपी सेम नहीं होता एंड दिस वेरिएशंस में आल्सो गेट एडेड बाय नेचुरल सिलेक्शन और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसको थोड़ा स्पाइस अप करके और भी ज्यादा पुश कर सकते हैं। और अगर वो चेंज, अगर ये मॉडिफिकेशन एडवांटेजियस हुआ देन इट विल डेवलप इनटू अ पॉपुलेशन। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा एवोल्यूशन के एग्जाम्पल को आप रिकॉल करोगे तो कुछ हमारे रेड कलर के बिटल्स थे जिनको क्रोस खा जाते थे, बट ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें एक वेरिएशन आया, कुछ हमारे बिटल्स ग्रीन कलर के बने, जिसकी वजह से क्या हुआ, नाउ दे कैन इजीली हाइड फ्रॉम द क्रोस इन द लीफ, पत्तों में वो इजीली छुप सकते थे। तो ये वेरिएशन क्या हुआ, एडवांटेजियस हुआ, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, मोर एंड मोर ग्रीन बिटल्स बनते गए और रेड कलर के जो बिटल्स थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। ठीक है, तो वेरिएशन अगर वो एडवांटेजियस हुआ देन डेफिनेटली दे विल लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन। एंड देन सेकेंड पार्ट कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग और पेरेंट में हमेशा क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड होती है, एंड इट इज ड्यू टू अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्या है, इट इज ड्यू टू मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मियोसिस की वजह से होती है, मियोटिक डिवीजन के वजह से होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। ह्यूमन में अगर हम देखें तो वो मेल के टेस्टिस में एंड फीमेल के ओवरीज में होते हैं, एंड दिस डिवीजन लेड टू द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। अगर 46 है तो हाफ बनकर 23 होंगे। तो ओवम में सिर्फ 23 क्रोमोसोम आएंगे, स्पर्म सेल्स में सिर्फ 23 आएंगे, जिसकी वजह से हमेशा ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।